अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द जेंटलमैन पॉडकास्ट और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एक शायर हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे किस तरह उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नूर, आपने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की? कब आपको लगा कि मैं शायर बन सकती हूँ? लगा नहीं, बस शेर सुनते थे अपने टीचर्स से, पढ़ते थे किताबों में। फिर एक दिन बैठे बैठे बस ख्याल आया कि मैं भी लिखूं तो लिखा। और फिर बाद में यूनिवर्सिटी जाके पता चला कि भाई कुछ वज़न और अरूज और ये वाले मामलात होते हैं, वो सीखा और फिर लिखना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पे भी इसी तरह बैतबाजी के थ्रू मैं आ गई। लेकिन आपको इंस्पायर किसने किया? कोई एक इंसान जिसके बारे में बताएं आप। शायरी लिखने में मेरे जो उर्दू के टीचर थे, हमेशा मैं उनका नाम लेती हूँ, काजी बुरहान साहब। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया शायरी की तरफ लाने में और लिखने में। फिर बैतबाजी में एहसान है, एहसान जंजुआ इज़ ऑल्सो माई टीचर। तो इन्होंने इंस्पायर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपना पहला शेर कब लिखा और वो किसके लिए लिखा था? पहला शेर मैं तकरीबन 11 साल की थी तब, या 12 साल की, 8th क्लास में मैं थी। और मेरी मम्मा और उनकी दादी अम्मा वो आपस में बात करी थी, जैसे औरतें अपनी लाइफ की मुश्किलों के बारे में, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की हैं उस बारे में। तो वो मैं चुप करके सुन रही थी। एंड देन जब मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए गई तो मुताला पाकिस्तान की बुक की बैक साइड पे मैंने ये शेर लिखा था। वो वज़न में भी नहीं था मुकम्मल, लेकिन वो ये था कि आग की मानिंद कठिन है ये ज़िंदगी, जो हर एक शय को जला देती है। फिर सोचा मैंने कि मिसले आप बनूं मैं, जो शोला क्या पूरी आग बुझा देती है। इस तरह का वो शेर था। सो मैंने उसको एज इट इज़ याद रखा हुआ है। तो ये मेरा अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई मोहब्बत या हादसा ज़रूरी होती है कि आप शायर बने या लिखना स्टार्ट करें, तो उसको आप किस तरह देखती हैं? मेरे ख्याल में कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो पेंटर जी। है, चाहे वो शायर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, वो उसके अंदर बाय बर्थ ये चीज़ होती है। लेकिन फिर उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है जिसमें वो परवान चढ़ता है, तो वो माहौल बहुत अफेक्ट करता है। फिर उसमें होने वाली ट्रेजेडीज़ और ट्रॉमास भी आपके बैक एंड पे होते हैं, जिनके कैथारसिस के लिए बाज़ औक़ात आप शेर कहते हैं, या कोई पेंटिंग बनाते हैं, या कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लाइक बाय बर्थ भी और फिर पॉलिश तो आपको आपकी साथ। ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपने लिखना स्टार्ट किया हो, या कोई एक मोमेंट? मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी जी। बचपन से। फिर हम लोग जब बचपन में ही, लाइक व्हेन आई वाज इन ग्रेड 4, हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। और पापा का क्योंकि काम उधर था तो वहीं रहे। तो उनके साथ जो मेरी जुदाई हो गई थी, उससे मैं यहाँ पर अपने बाकी बहन भाई और मामा के साथ मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी, क्योंकि मैं पापा का फेवरेट चाइल्ड थी और बड़ी बहन वो मामा का, और छोटा भाई वो तो सबका ही फेवरेट होता है। अच्छा, लाहौर में आके तो रे और रे का मसला नहीं नहीं हुआ था? नहीं नहीं, बस फिर वही लॉन्लीनेस थी जो मैं फील अच्छा करती थी अच्छा। ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक शायर मोहब्बत कैसे करता है, या उसके लिए मोहब्बत को जज करने का पैमाना क्या होता है? शायर जिन्हें मैंने ज़्यादातर देखा है, या मैं अपनी ख़ुद की बात भी करूँ तो शायर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके मोहब्बत करते हैं। यानी अपना सब कुछ दाव पे लगा देना, इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट ना करना, और इस क्या तरह ये की चीज़ मोहब्बत। आपके लिए इंस्पायर करती है कि आप एक सारा जहां छोड़ दो और आप ये मोहब्बत में मगन हो जाओ? नहीं, या प्रैक्टिकल होना लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़रूरी है? होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से शायरों ने, आपने उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी होंगी, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर इसीलिए ली। वो नहीं दिया। यस, और सरवत हुसैन, एंड दे एंडेड अप बिल्कुल। सुसाइडिंग। सोसाइटी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, लाइफ में प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अच्छा, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि आप कोई शेर पढ़ो और वो सच हो जाए, इसमें क्या हकीकत है? कोई इस तरह की मिसाल मिलती कहते है आपको? हैं, बिल्कुल। वो पहले भी हम बात कर रहे थे, इंशा जी उठो अब कूच करो, वो गज़ल है। तो वो जिन्होंने कही, उनके कहने के चंद अरसे बाद उनकी वफ़ात हो गई। फिर मेहदी हसन साहब ने गाई, उनका भी इंतकाल हो गया। तो जो उस्ताद होते हैं वो ये कहते हैं कि आप इस तरह की बातें शेरों में ना कहें, जो अगर सच हो जाएं तो फिर आपके और आपके प्यारों को उससे तकलीफ़ हो। अच्छा, तो आपकी फेवरेट गज़ल कौन सी है जो आपके दिल के सबसे करीब और आप सुनाना चाहती हो? अम, इस वक्त
जो मुझे याद आ रही है और मुझे आजकल बहुत पसंद है, जी। इदरीस बाबर की गज़ल है। दोस्त कुछ और भी हैं तेरे अलावा मेरे दोस्त, कई सहरा मेरे हमदम, कई दरिया मेरे दोस्त। तेरी आँखों पे मेरा ख्वाब सफ़र ख़त्म हुआ, जैसे साहिल पे उतर जाए सफ़ीना मेरे दोस्त। तू भी हो मैं भी हूँ एक जगह पे और वक्त भी हो, इतनी गुंजाइशें रखती नहीं दुनिया मेरे दोस्त। और राह तकते हैं कहीं दूर कई सुस्त चराग, राह तकते हैं कहीं दूर कई सुस्त चराग, और हवा तेज़ हुई जाती है अच्छा मेरे दोस्त। क्या तो ये मुझे पसंद है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि अब शायरी को सोशल इश्यूज पे भी होनी चाहिए? हम लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत इश्क बर्बाद कर दिया, इन चीज़ों पे ज़्यादा बोल रहे हैं आजकल। अच्छा, शायरी होती है सोशल इशू पे, बाकायदा शायरी में एक तहरीक है जिसे हकीकत निगारी कहते हैं या पोइट्री फॉर द सेक ऑफ लाइफ। तो वो शायरी मौजूद है। फैज़ की शायरी में हमें सोशल इश्यूज़ मिलते हैं। फिर आजकल एक शायर हैं शुएब कियानी साहब, वो बहुत अच्छी नज़में लिख रहे हैं। तो शायरी मौजूद है। मसला ये है कि लोग ज़्यादातर अवाम इश्क, मोहब्बत, जुदाई और इस तरह के मौज़ूआत की शायरी को तो प्रमोट इसको ज़्यादा चेंज किस करते तरह करेंगी? आपको नहीं लगता कि आपको अपने कंटेंट के थ्रू इसको चेंज को लाना हैं। चाहिए कि बिल्कुल। हमारे माशरे में मोहब्बत के अलावा भी बहुत से दुख हैं? ऐसा है, लेकिन ज़्यादा इस तरह की वीडियोस देखी जाती हैं और चलती हैं। मैं बहुत सी सोशल इश्यूज़ पे भी बात करती हूँ। आगे भी मेरी जो स्क्रिप्ट तैयार है उनमें भी ये सब हैं, तो आई विल कंसीडर योर ओपिनियन। थैंक यू। इंशाल्लाह इस पे भी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरफ़ा मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, क्या ये मुमकिन है कि आप सिर्फ किसी से मोहब्बत करो और उसको बताओ भी ना और अपनी सारी ज़िंदगी उस पर लटा दो? एग्जिस्ट कर सकती है अगर किसी इंसान के पास बहुत फालतू वक्त है, अगर उसकी फैमिली नहीं है, अगर उसने आगे फैमिली स्टार्ट नहीं करनी, उसने काम नहीं करना, तो फिर वो बैठ के जितना मर्जी टाइम करता रहे एक तरफा मोहब्बत। एक लेकिन तरफ़ा मोहब्बत पे कोई शेर अगर आप सुनाएं हमें। अम, वो शेर है कि फूल देते हुए लोगों को बताए कोई, ये खसारे की तरफ पहला कदम होता है। अच्छा। तो ये शेर। अच्छा, आपको भी एक तरफ़ा मोहब्बत किसी से हुई हो या किसी ने आपसे की हुई कि आप वो कंटेंट क्रिएटर हैं, डीएम्स में लोग आते हो, कोई इस तरह का वाक़या आपको याद हो? मेरे ख्याल में हाँ, मैसेजेस वगैरह तो आते हैं, लेकिन वो इतनी संजीदा बात नहीं होती। ज़ाहिर है आप किसी को एक कैमरे के लेंस के थ्रू सिर्फ देख रहे हैं, आप उस इंसान को पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं, तो उसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। सिर्फ वो एक ऑब्सेशन हो सकती है या बस एक क्रेज़ हो सकता है। अच्छा, अब हम एक गेम खेलते हैं। मैं ओके। आपको कुछ लोगों के नाम बताऊंगा, उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से जो भी आपके ज़हन में कोई शेर आए या कोई मिसरा या कुछ भी, तो आप वो ज़रूर बताएं। ओके। सबसे पहले इमरान खान साहब। इमरान खान। वो शेर थे इदरीस बाबर के, मैंने पहले भी पढ़े थे। निगाहे दोस्त पे आईना खाना आशिक है, अकेले हम नहीं साहिब ज़माना आशिक है। अजीज़े मिस्र तो अब मिस्र को अजीज़ नहीं, और एक असीर पे कुल कैद खाना आशिक है। मरियम नवाज। मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ट्रूली अप्रिशिएट हर। वो अब्दुल्ला ज़रीन का शेर है और उन्होंने ही पढ़ा था कि कोई एहसासे कमतरी में नहीं, कोई एहसासे कमतरी में नहीं, बालातर औरतों के क्या कहने। क्या बात है। अच्छा, मरियम नवाज के कोई बेहतरीन काम जो अभी आप बता रही थी? सबसे पहले तो ये जो इन्होंने हेल्थ के डिपार्टमेंट में चेंजेस लेकर आए हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में तब्दीली लाई, बहुत से प्रोग्राम्स किए। अभी स्पेशली बसंत को लेके हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से अच्छे काम हैं जो वो कर रही हैं। अच्छा, नहीं ठीक है। अच्छा, बाबर आजम। बाबर आजम। मुझे क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं पसंद, सो नो कमेंट ऑन दिस। खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान कमर। खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट्स में ज़्यादातर उदासी और जुदाई और ये इस तरह के बेवफाई जैसे मौज़ूआत होते हैं। तो डॉक्टर महबूब काश्मीरी का शेर है, मुसन्निफ़ को जुदाई अच्छी लग रही है, कहानी में उदासी से भरे दिन चल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो क्या मोहब्बत एक्सप्रेस करना ज़रूरी है? मेरे ख़्याल में इज़हार करना बहुत ज़रूरी होता है। हम इंसान हैं और हमारी जो ज़ुबान है, बोलते हैं, अल्फाज हैं, यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है और यही हमें बाकी मखलूक से अलग भी बनाती है।
तो इंसानों को एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप बहुत लकी होंगे अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जो खामोशी की ज़बान समझता है। अदरवाइज़ हर इंसान ये चाहता है कि उसे एक्सप्रेस करके बताया जाए, कम्युनिकेशन की जाए अच्छी। लेकिन कई दफ़ा आप किसी इनकार से डरते हैं कि एक भरम है वो कायम रहे, आप इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते। वो तो फिर अगर वो ऐसा ही भरम है तो एक ना एक दिन टूटना ही होता है। वो एक शेर भी है ना, साफ इजहार हो और हो भी कम से कम 2 बार, हम वो आकिल के जिन्हें एक इशारा कम है। तो इशारों की ज़बान कम ही समझी जाती है और मेरे ख़्याल में आपको बताना चाहिए, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जो आपके लिए अहम है, उन्हें बताना चाहिए कि आप अहम हैं हमारे लिए। बहुत से ताल्लुकात और बहुत से रिश्तों में गैप इसी वजह से आ जाता है कि वो कन्वे नहीं कर पा रहे होते कि वो क्या फ़ीलिंग्स रखते हैं उनके लिए। और एफ़र्ट्स का भी किरदार होता है इसमें, लेकिन करके बताना और करके दिखाना, ये दोनों अहम काम होते हैं करने के लिए। लेकिन हम कई दफ़ा ना सुनने के आदी नहीं होते कि हमारा माशरा इस तरह का डेवलप हुआ है, ख़ासतौर पर मर्द वो कहता है कि मुझे कोई लड़की ना करे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? रिजेक्शन के डर से खामोश रहना, जी। वो खामोशी फिर एक दिन इवेंचुअली ख़त्म तो होना ही होता है ताल्लुक़। मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, बहन भाई हैं, उनसे अगर आप प्यार करते हैं तो आपको उन्हें इजहार करना चाहिए। लेकिन अगर ये वाला मामला है कि कोई अनजान है या सिर्फ थोड़ी सलाम दुआ है और आपके दिल में जज्बात हैं और आप नहीं बता पा रहे, तो वो फिर आपका अपना एक डिसीजन है ना कि आप नहीं बताना चाह रहे उसको रिजेक्शन के डर से। तो फिर खुद ही डिसीजन लें, या तो बता के मामला एक पार लगाएं या फिर खामोश रहें। वो शेर था ना कि उस माहरू को ले उड़ा उजलत पसंद कोई, हम कुएं पेचो पस में खड़े सोचते रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मोहब्बत एक या दो बार हो सकती है कि आप किसी से मोहब्बत करते हो और बाद में आपको फील होता है, रिग्रेट होता है कि यार ये वो इंसान नहीं था जिससे मैंने मोहब्बत की थी? अच्छा, ये मामला भी बहुत से शायरों के यहाँ डिफरेंट है। अभी कफ़ील राना का शेर है, ये मोहब्बत है फिर नहीं हो जाएगी, तुमने क्या पहली का सदमा ले लिया। और इदरीस बाबर कहते हैं कि बस मोहब्बत में एक मसला है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। और फिर वही इदरीस बाबर कहते हैं कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, हाँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सा या जो ले कॉम्प्लेक्स लिया सा गया तो क्वेश्चन मेरी है। आखिरी मोहब्बत है, हाँ, दास्तां ख़त्म होने वाली है। तो आखिरी मोहब्बत का मतलब ये है कि पहले बहुत सी और मोहब्बतें रही हैं। तो ये शायरों में डिफरेंट, वो खुद ही इस मतलब हो सकती है कॉम्प्लेक्सिटी मोहब्बत का एक के हो बाद भी दूसरी। सकती है और नहीं भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने या एक जनरल लड़की अपने पसंदीदा मर्द को किस तरह डिफाइन करें? हर लड़की का अपना होता है या हर लड़के का भी अपना होता है अपने पार्टनर में वो क्या चीज़ें देखते जी। हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो 2 सबसे अहम चीज़ें आपको देखनी चाहिए वो ये कि आप किसी इंसान को जब अपनी लाइफ में लाने का सोच रहे हैं, तो क्या उसके आपकी लाइफ में आने से आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो नहीं सप्रेस हो जाती? आपकी जो एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पे शनाख्त थी वो तो नहीं सप्रेस हो रही? दूसरा ये कि वो आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस को, आपकी ग्रोथ को कितना सपोर्ट करता है। और तीसरी और अहम चीज़ कि ऐसा इंसान जो नाप तोल ना करता हो, यानी रिलेशनशिप्स में मैथमेटिक्स को अप्लाई ना करता हो, बस बेहिसाब और बेलगाम मोहब्बत करने वाला इंसान हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ मोहब्बत करके आप ज़िंदगी गुजार सकते हो, कि या सिर्फ मोहब्बत, या कुछ लड़कियां कहती हैं कि यार मैं इसके साथ रह लूँगी, अपने घर वालों को चैलेंज करती हैं कि मुझे दौलत या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? क्या ये एक फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला है या जज्बाती फ़ैसला है? मेरे ख़्याल में इस सवाल को हमें इस पहलू से देखना चाहिए कि वो लड़की पहली बात तो 100% क्यों डिपेंड कर रही है किसी और पर अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाने के लिए। उसने अगर वो 25-26 साल की उम्र में ये फ़ैसला करी है तो उन 25-26 सालों में उसने क्या किया है कि वो ख़ुद को सपोर्ट कर सकती है या नहीं। तो ये दोनों इंसानों के लिए होता है, लड़का भी और लड़की भी। आप दोनों पहले इंडिविजुअली ग्रो करते हैं, अपने फाइनेंसेस में, अपने इंटेलेक्ट में, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं और तब वो 2 इंसान बनते हैं। अब ये देखिए कि एक के पास ज़्यादा दौलत हो सकती है, एक के पास कम, लेकिन बेसिक लाइफ को गुजारने के लिए
आप दोनों इंसानों को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या रखना चाहते हैं। तो फिर लड़कियों को कम से कम ये देखना चाहिए कि जो मर्द है उसका माइंडसेट ये हो कि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने वाला माइंडसेट रखता हो, ताकि आपकी अगली जनरेशन सफ़र ना करे। आप खुद तो सेल्फ सफिशिएंट हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी अगली जनरेशन के लिए सोचना चाहिए। तो ये मामला आता है। तो ये बहुत स्टूपिड सा आइडिया है कि प्यार में मैं सूखी रोटी भी खा लूँगी। वाई, तुम इतनी सूखी रोटी वाली नौबत आई हुई है तो तुम लोग पहले प्यार छोड़ो और पहले अपने पैरों पे खड़े हो। एक इंसान तो मुकम्मल तौर पे बन जाओ जो एक सोसाइटी में डिग्निटी के साथ मूव कर सके, देन प्यार वगैरह का सोचो। अच्छा, एक जॉन एलिया की शायरी है जो थोड़ी सी ये है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और एक फैज़ अहमद फैज़ की है कि एक पॉजिटिव वाइब है कि एट द एंड आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो आपके लिहाज से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार दो, एक मोहब्बत या कोई भी हादसा आपकी ज़िंदगी में होता है, या आपको पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। जो लोग जॉन को ग्लोरीफाई करते हैं और उसकी सिर्फ शायरी की बेस पे उसे जज करते हैं, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जॉन एक अच्छा शायर था, लेकिन वो एक अच्छा शोहर नहीं था, वो एक अच्छा बाप नहीं था, और वो एज ए ह्यूमन डिग्निटी जो एक इंसान की होती है उसमें भी कहीं फेल था। तो किसी भी इंसान को जज करने से पहले आप ये देख लें कि क्या वो अपने लाइफ के रूल्स अच्छे से प्ले कुछ कर रहा है। वजूहत थी जिस पे जॉन ने कहा था कि मैं एक सैयद और मैं शराबी हो गया, तो समझे कुछ तो हुआ होगा मेरी ज़िंदगी में। तो जॉन को कोई हम इंसानियत का रोल मॉडल के तौर पर तो नहीं ना देख सकते। बहरहाल शायरी है, और शायरी यही है कि इंसान पे मुख्तलिफ कैफियत गुजरी है बाकी इंसानों से। तो ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आई होंगी, मामलात रहे होंगे कि उसने उन कैफियत को शायरी में बयान किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम फैज़ की बात करते हैं तो उसने मोहब्बत में या दिल लगी के मामलात में अगर मसाइब आए भी हैं तो उसने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है। उसने अपने इर्द गिर्द को भी देखा और उसने कहा कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। या वो सोशल इश्यूज़ पे बात करता है, इनकलाब पे बात करता है कि चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, या हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखें। तो ये सब चीज़ें सोशल इश्यूज़ को फेस करी हैं। वो आप उसको देखें कि फैज़ ने अपनी ज़िंदगी में सरकारी ओहदों पर भी रहा, फिर इनकलाब की तरफ भी अवाम को माइल भी किया गया, बिल्कुल जेल में भी रहे। तो ये सब मामलात देखा जाए तो ज़्यादा ट्रेजिक लाइफ फैज़ की थी, लेकिन फैज़ तो नहीं बाल खोल के सर में मिट्टी डाल के। मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखें, फैज़ अहमद फैज़ जब भी मुश्किलात आई हमारे मुल्क में, मार्शल लगा कुछ भी चीज़ें उसके लिए बोले, लेकिन हम आज के शायर को देखते हैं वो इस तरह से स्टेप नहीं उठाते कि वो हुकूमत के किसी गलत स्टेप के ऊपर बोले, या हमारे मुल्क में अब जो सब कुछ हो रहा है जैसे इमरान खान साहब की कल बनाई चलेगी आँख की, उसके ऊपर बोले। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखती हैं? बहुत से शायर हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी शुएब कियानी का नाम लिया, इदरीस बाबर का मैं नाम लूँगी, जो लिखते हैं। लेकिन एज अ पब्लिक हमें इस चीज़ पे अफसोस करना चाहिए कि हम उन शायरों को पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें ख़ुद बस दिल टूट गया, एक तरफ़ा मोहब्बत हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो वाले शायरों को हमने फॉलो बटन दबा के रखा हुआ है। वो भी अच्छी शायरी कर रहे हैं, अगर आप उनकी भी शायरी में जाकर देखें जो पॉपुलर पोइट्स हैं तो उनकी वो शायरी पॉपुलर हो रही है जो आप अवाम देख रही है। तो हर तरह की शायरी एक शायर करता है, और शायर ही वो इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा सोशल इश्यूज़ को महसूस करता है। मेरे ख्याल से हर शायर पे फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने मुल्क के सोशल इश्यूज़ पे या किसी के साथ ज़्यादती होती है उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें, क्योंकि लोग उनके साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, उनकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह ये जो रावी दरिया का मसला चल रहा है, उसको आलूदा किया जा रहा है, माहौलियाती आलूदगी, इस पर भी शायर लिख रहे हैं, और दीगर जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपने आर्ट के थ्रू इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ अबू ज़र माथू हैं, उन्होंने रावी बचाओ तहरीक शुरू की हुई है। लेकिन कितने ही हमारे लोग होंगे जिन्हें इस बारे में पता है, क्योंकि वो उस तरह की वीडियो आती है ऐसे स्किप कर देते हैं। लेकिन ऊपर टूटा दिल बनाओ ना ऊपर, तो वो फ़ौरन एंड तक देखते हैं, शायद कोई मेरे स्टेटस पे लगाने लायक बात शेयर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, हम कई दफ़ा रिजेक्शन को इस तरह देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक लड़की है, हम एक लड़की को कहते हैं कि यार तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और एक लड़के को सुनने को मिलता है कि तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे देखती हैं? क्या एक लड़की लड़का अच्छे दोस्त हो सकते हैं?
इतने ज़्यादा सवाल इकट्ठे कर ठीक दिए है, आप। जी कनेक्ट कर रहे हैं सारे सवाल, आप यही की जवाब में उसका सारा। मैं ये कहूँगी कि लड़के तो इजहार के मामले में ज़रा ज़्यादा होते हैं, यानी पहल करना, जी और उन्हें रिजेक्शन हो जाती है, कभी तुक्का लग जाता है। लेकिन लड़कियों का मैंने ये मामला देखा है कि वो अगर उन्हें कोई पसंद आ रहा है ना, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती कि चलो अब इसको अप्रोच करके देखते हैं, अब इसको स्टॉक करते हैं और ये मामलात करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में लड़कियां रिजेक्शन से ज़्यादा डरती हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो अगर ये इतना डेवलप्ड इंसान है या इसमें जो जो खूबियाँ हैं ज़रूर इसकी ज़िंदगी में कोई होगा, तो रिजेक्शन का डर मेरे ख्याल में लड़कियों में ज़्यादा होता है। और दोस्ती का जहाँ तक मामला है, तो ये दोस्ती चाहे लड़का लड़की की हो या लड़की लड़की की हो या लड़के लड़के की हो, ये बहुत अच्छी किस्मत वालों को कोई किस्मत से कोई अच्छा दोस्त मिलता है। तो ये दोस्ती के ऊपर कोई शेर सुनाना चाहें आप इस टाइम? फराज का ही शेर जहन में आ रहा है, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अच्छा, आपको बैतबाजी पे भी बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है, तो आपका एक इम्तिहान ले लें। ले लें जी, मैं पॉडकास्ट पे जाती हूँ, मेरा कंपटीशन शुरू कर देते चलें, हैं। आप आप भी वर्ड्स कर लें। बताएंगे, आप ओके। उसके ज़हन में जो भी उसके मुतल्लिक चीज़ आए तो आप बताएं। ठीक है, ठीक। सफ़र। सफ़र, मुनीर न्याज़ी का शेर है, आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। क्या बात है। वादा। हमारे पाँव में बेड़ियां हैं मुलाजमत की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं। क्या बात। किस्मत। किस्मत से एकदम तो वो गालिब का याद आ रहा है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये मान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। नज़र। नज़र आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। मुकर्रर यानी दोबारा। नज़र आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। क्या बात है, 10 में से 10 नंबर आपके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या एक बेवफा औरत को माफ़ कर देना चाहिए? अल्लाह ये बेवफा का लफ्ज़ हमेशा औरत के साथ ही लगा के क्योंकि क्यों मेरे तसल्ली नज़दीक मिलती है। मैं मर्द को वफा के काबिल समझता ही नहीं, कि मैं औरत को इतना बड़ा दर्जा देता हूँ कि वो एक माँ होती है, वो एक बहन होती है, वो एक भाभी होती है, ओके तो हमें ओके, उससे तो इतनी। औरत माँ होती है, बहन होती है, तो उसके ही सर पे टोकरा है सारी एक्सपेक्टेशंस का। ये बिल्कुल गलत है, सॉरी टू से। वफा या बेवफाई ये एक इंसान के साथ मुंसलिक है, या फिर कुत्तों के साथ खैर ये मैं मजाक करी। वफा या बेवफाई, आप इसको ये कहना चाहिए क्या एक इंसान, क्या क्वेश्चन था आपका? कि क्या एक इंसान की बेवफाई को माफ़ कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये आपके ज़र्फ़ की बात होती है। दूसरा ये कि आपको उतना किसी को माफ़ करना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और माफ़ करने की भी दो किस्में होती हैं कि जी। चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। दूसरा ये कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो फिर से साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो जो फिर से साथ ज़िंदगी गुजारना है, अब वो अगले ने तो कर दिया जो उसने करना था, अब आप पे आ गया है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान बेवफाई करके आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो आप इवेंचुअली उसे आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है भूल जाएं। लेकिन जब वो सामने रहता है और कभी ना कभी किसी ना किसी छोटी से छोटी बात पे आपको वो बात याद आती है जो बहुत तकलीफ़ देती जी। है, तो ये आपके ज़र्फ़ पे और बर्दाश्त पे मुनहसर है कि आपका कितना बड़ा दिल है और आप माफ़ करके दोबारा लेकिन साथ बेवफा सकते जो हैं। एक दफ़ा बेवफाई कर सकता हो तो बार बार भी कर सकता है। बिल्कुल, तो यही बात है, ये हर इंसान का ऑब्जेक्टिव डिसीजन है। दूसरा ये कि आप एक इंसान को भी तो जानते होते हैं ना कि ये कैसा इंसान है, एज अ ह्यूमन ये कैसा है। चलो एक ताल्लुक़ में तो ये अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या एक अच्छा इंसान है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हो सकता है बदल जाए, हो सकता है चेंज हो जाए। अच्छा, कोई एक शेर जो आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करे? एक शेर में तो पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती, लेकिन एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, मांगे जाते हैं मुरादों से हमारे जैसे, ना मुरादों से तो हम छीन लिए जाते हैं। क्या बात है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है इसमें आपने अपनी।
अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आप अपनी जर्नी को आगे किस तरह लेके जाना चाह रही हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, या आप दूसरे मामलात, क्योंकि सिर्फ शायरी से मेरे ख्याल से आपको फ़िक्र माश दूर नहीं हो सकता। ये बात बहरहाल आपकी बहुत दुरुस्त है। एक शायर को एक सॉलिड फ़िक्र माश भी अपना रखना चाहिए, जिससे कि वो एक डिग्निफाइड इंसान की तरह माशरे में चल सके और फिर अपना जो वक्त है, अपना जहन है, वो पुरसकून होकर शायरी की तरफ लगा सके और फिर शायरी को कुछ अच्छी चीज़ दे सके। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हूँ, एमफिल कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो मुकम्मल होता है तो फिर मैं हो सकता है कि मैं टीचिंग की तरफ आऊँ, लेक्चरशिप की तरफ, या फिर सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू ही मैं इसको आगे लेके चलूँ। तो मेरा ये है, मैं पहले भी आपको बता रही थी कि एक काम मैं मुसलसल 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती, तो मैं अपनी फ़ील्ड्स चेंज करती रहती हूँ। इसी तरह कंटेंट क्रिएशन में भी मैं थोड़ा-सा चेंजिंग लाने का सोच रही हूँ। तो इंशाल्लाह प्लान्स हैं, आगे देखिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज के जो शायर हैं, ये जेंसी शायर हैं, क्या उन्होंने शायरी का स्टैंडर्ड गिरा नहीं दिया कुछ हद तक? हुँ, क्या आप बहुत से कुछ शेर देखते हैं जो वज़न में भी सही नहीं होते या उनका कोई मतलब नहीं होता, हुँ। तो आप उनको किस तरह देखते हैं? जो शायर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, मैं उन्हीं की बात कर सकती हूँ। अ, गिरे हुए मयार वाले अशार में फ़ेमस है। ऐसा है कि उनके यहाँ अच्छी शायरी भी मौजूद है, लेकिन जब तक वो अच्छी शायरी कर रहे थे, वो अपने हॉस्टल के किसी कमरे में बैठ के अपने दोस्तों को शेर सुना रहे थे और उन्हें कोई नहीं जानता था। एक दिन उन्होंने एक ऊट-पटांग शेर की वीडियो बनाई और लगा दी फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए। उनके पास फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स आने लग गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अवाम है, ये यही खाती है, इसे यही खिलाओ। जैसा मुँह वैसी चपेड़। नहीं, मतलब अपने तो वैसा कंटेंट ही को कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ बना करना, रहे हैं। आप ये चीज़ हाँ, ये एक गलत बात है। अगर जस्टिफाई आपको नहीं करती। अगर आपको बिल्कुल, शायरी से बिल्कुल। मोहब्बत है या आप शायरी के करीब हो, तो आप हाँ अपने जी, हाँ कंटेंट के जी। लिए सिर्फ शायरी को यूज़ नहीं कर सकते। वो है ना, आदमी का फ़लसफ़ा रिस्क है, ठीक है? आदमी का फ़लसफ़ा पेट है, बशर को रिस्क चाहिए, रहीम दे या राम दे। तो ये एक इंसान की, आप शायर बाद में होते हैं, आप इंसान पहले होते हैं। तो इंसान को जहाँ से फ़ेम मिलता है, जहाँ से उसको इनकम का सोर्स बनता है, ख़ास तौर पे शायरों को फ़ेम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किसी भी और फ़ील्ड का बंदे से शायर सबसे ज़्यादा वाह-वाह और दाद और हुजूम लोगों का अपने इर्द-गिर्द पसंद करते हैं, इस तरह के शायर। तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, तो वो फिर ऑब्वियसली कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं और हमने देखा है कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, चलें, आपकी 1-2 वीडियोज़ वायरल होगी, आपको पता चला कि लोग आपको सुन रहे हैं, तो फिर आप उसी ऑडियंस को यूज़ करें कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट लाने के लिए, कोई अच्छा मैसेज देने के लिए। चलें, उनके मिज़ाज की भी थोड़ी बहुत शायरी अंदर चलने दें, लेकिन उस अवाम को यूज़ करें अच्छा मैसेज स्प्रेड करने के लिए। अच्छा, मैंने देखा है कि शायरी ज़्यादातर मतलब हम बहुत सी चीज़ों पे करते हैं, मोहब्बत पे, जुदाई पे, गम पे, लेकिन हम 3 चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। एक तो हमारी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स, और एक तवाइफ औरत। हम इन बिल्कुल। चीज़ों को बिल्कुल साइड पे करते हैं। सिर्फ मंटो थे जो तवाइफ के ऊपर लिखते थे, जो कहते थे कि तवाइफ को बुरा ना कहो, बल्कि उन चीज़ों को बुरा कहो जो तवाइफ बनने पे मजबूर करती है। तो ऐसा है, कुछ शायर हैं जो इस तरह की शायरी भी कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर रहे हैं। हमारे जीसी यूनिवर्सिटी के एक शायर हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद, उनका शेर था कि शरीक होना है ख्वाजा सराओं के गम में, तवाइफों के लिए चादरें बनानी हैं। क्या बात है, तो दोनों आपके टॉपिक के क्वेश्चन बहुत इसमें अच्छा कवर हो शेर गए, है। तो लिख रहे हैं इस तरह की भी शायरी, लेकिन ये ज़्यादा इस पे लिखना चाहिए। और इनके साथ जो ट्रांसजेंडर्स के साथ वायलेंस होता है, और जो तवाइफ हैं और जो इस तरह के वर्कर्स हैं, उनके साथ वायलेंस, और इस चीज़ को, इसके हमें मेरे ख्याल में रूट्स में जाने की ज़रूरत है। और जो एक टैग और लेबल्स किसी एक इंसान के साथ लगा दिए जाते हैं, जो कि आप ये देखें कि बंटो भी यही बात करता है कि एक अकेली औरत तवाइफ नहीं बनती, उसके पीछे कितने मर्द बिल्कुल। होते हैं जो रोज़ आके उसे तवाइफ बनाते हैं। तो उन मर्दों के लिए कोई लफ्ज़ भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी में। तो इस चीज़ पे भी रोशनी तो ये डालनी भी कहते थे चाहिए। ना कि सिर्फ तवाइफ औरत ही हमारे माशरे का वो वर्कर है जो दिल से काम करती है, जिसमें कोई फ्रेब या कोई धोखा नहीं होता। हाँ, वो गंगूबाई मूवी में भी था ना कि बिल्कुल, हम सबको बराबरी से ट्रीट करते हैं, और बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई शेर जो आप कहें कि सॉरी अभी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन मैं उस लिहाज से शेर पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेरी कब्र की तख्ती के ऊपर ये शेर लिखा हो, जैसे खलीलुर रहमान ने भी एक शेर बताया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मरने के बाद लिखा जाए।
नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं। हाँ, मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, इस सवाल से थोड़ा सा वो रिलेट करता है, वो मैं जी। मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कोई इंसान किस तरह से मरता है, किस हालत में मरता है, मरने के बाद उसका चेहरा कैसा होता है, उसकी कब्र कितनी अच्छी बनती है, इस चीज़ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और इसको तकवा का और इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मेयार समझा जाता है कि कोई बहुत नेक था तो उसको जुमे वाले दिन मौत आ गई, बहुत नेक था, देखो उसे उसके रमजान चेहरे में पे मौत आ कितना गई। नूर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि सबसे आला मुर्दा, सबसे आला मकाम जिस मुर्दे का होता है वो शहीद है, और बहुत से शहीद ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज टुकड़ों में हमें मिलती है, तो वहाँ पे आप कहाँ चेहरे पे नूर तलाश करेंगे? या वो लोग जो प्लेन क्रैश में जिनके साथ हादसा हो जाता है उनकी बॉडीज मिलती ही नहीं है, उनमें भी तो नेक लोग हो सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करना, मुर्दों की कई जंगों तस्वीरें में कई बनाना, सहाबा ऐसे शहीद जी हुए बिल्कुल जिनका कोई बिल्कुल, हमें जिनकी चीज़ नहीं कब्रों मिलती। के निशान भी नहीं है, बस बिल्कुल फर्जी ऐसे। कब्रें बना दी गई। बिल्कुल ऐसे। तो दूसरा ये कि मुर्दा इंसान की तस्वीर बनाना, उसको लगाना, वाह क्या नूरानी चेहरा है, सुभान अल्लाह सुभान। तो एक सबसे छोटे बच्चे की जो पैदा होते हैं उनकी पिक्चर्स, क्योंकि वो भी अभी मुकम्मल तौर पे ग्रो नहीं किया होता, एक बेढंगी बच्चा जब पैदा होता है उसकी शक्ल होती है, जी। उसे पूरा इंसान तो भी बनने दें तब उसकी तस्वीर लगाएं। सेकेंडली मुर्दों की तस्वीरें बनाना, उन्हें लगाना, तो इन चीज़ों को ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहिए और ना ही इन्हें इस तरह से करना चाहिए कि वाह मेरी ऐसी आलीशान कब्र हो, मैं मुझे क्या पता मैं कहाँ हूँ जब मैं मरूँ, मेरी कब्र बने ना बने। सो ये मामला बहुत रहता अच्छा है। पॉइंट है आपका। अच्छा, हम ये भी चीज़ देखते हैं हमारे माशरे में कि एक लड़की है जिसको घर से पैम्पर्ड नहीं किया जा रहा है या उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। वो किसी लड़के से एक फूल भी लेती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए पता नहीं क्या बात हो गई है। तो बिल्कुल। हम ये चेंज किस तरह अपने माशरे में लेके आए? सबसे पहले तो लड़कियों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि फूल मिलना किसी के मोहब्बत की या आपकी कीमत को डिसाइड नहीं करता, आपकी डिग्निटी को डिसाइड नहीं करता। दूसरा ये कि ये चीज़ें लड़कियों में अब आम हो चुकी है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, हमारे उन्होंने पाकिस्तान ड्रामाज में ये दिखाया बिल्कुल जा रहा है कि ड्रामाज हाँ, में, प्लस ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है, इतने बड़े मोहब्बत बड़े को बहुत ज़्यादा बुकेस, फैंटिसाइज कर दिया हाँ गया है। ट्रक पे रख के बुकेस ला रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो अब ये चीज़ एक माइंडसेट बन चुका है, तो अब बजाय कि उन्हें हम कहें कि नहीं नहीं ये नहीं अच्छा, तो आप जो घर वाले हैं, भाई हैं, शोहर हैं, बाप हैं, वो बच्चियों को, अपने घर की औरतों को थोड़ा पैम्पर कर दें, उन्हें फूल ला के दे दें। मैंने पहले भी बात की थी और ये बात तमकनत हैं कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम की थी। तो इस तरह से अगर कर लें तो आपका क्या जाएगा, चलो वो एक दो बार खुश हो जाएगी, देन उसे भी समझ आ जाएगी कि बस ठीक है क्या होता ये है। नॉर्मल हाँ, चीज़ है, अगर इट्स किसी ने मुझे नॉर्मल फूल ला थिंग। दिया है, किसी ने हाँ चॉकलेट जी, दे दी तो वो ज़्यादा बिल्कुल ग्लोरीफाई करने बिल्कुल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे। अच्छा, हमारे माशरे में ये चीज़ भी है कि हमारे माशरे से अदब ख़त्म हो रहा है या हम उस तरह के आर्ट या उस तरह की फ़िल्म्स नहीं बना रहे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी रीज़न ये है कि जो ब्रेन रॉट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हुआ है हमारे यंग जनरेशन ने, जेन ज़ीज़ ने, और जो नए बच्चे भी आ रहे हैं। तो उससे ये हुआ है कि उनका जो फोकस करने का स्पैन है ना टाइम का, वो बहुत कम हो गया। यानी अभी इंस्टाग्राम ये हमें बताता है कि पहले 3 सेकंड वीडियो के होते हैं जिससे देखने वाला डिसाइड अब करता तो है वो कि भी वीडियो बहुत कम हो गया, देखनी है। 0.9 हाँ सेकंड तक जी। चला गया वो। तो लेकिन अगर हम अपने वालिदैन को देखें जो हमसे पिछली जनरेशन है, तो वो बड़ी तसल्ली से बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं, चाहे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग उन्हें मिले या नहीं। हाँ, तो वो वेट कर रहे होते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट आने का। हमारे अंदर वो वेट करने का जो स्पैन है वो रहा ही नहीं है। ये सब कुछ हुआ है बार बार पुअर क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम करने से। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो पुअर क्वालिटी कंटेंट बनाया भी तो गया है ना, तभी देखा है हमने। सो अगर क्वालिटी कंटेंट ही पोस्ट हो और वही लोग देखें तो फिर इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। आर्ट और कल्चर और जो दूसरे फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हो गई और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इस पे मेरे ख्याल में ड्रामास बनने चाहिए, फिल्म्स बननी चाहिए। अभी काफ़ी चेंज आया है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, सोशल इश्यूज़ पे ड्रामास बन रहे हैं। अभी रिसेंटली जो चल रहा है कफील ड्रामा का एक भी और बने। पकीज़ा नाम के हाँ जी, वो ड्रामा चल रहा है, भी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल मैसेज है। बिल्कुल। उससे पहले उसी एक्ट्रेस ने एक ड्रामा किया था जो कि ब्लास्फेमी के केस के रिलेटेड था, गुस्ताखी और ये सब मामलात पे, और जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उस पे भी। तो लेकिन अफसोस की बात है कि उन ड्रामास को भी वही लोग देख रहे होते हैं जो ऑलरेडी आर्ट और सोशल इश्यूज और इन सब से जुड़े हुए हैं।
जो आम सास बहू ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है वो फिर भी सास बहू वाले ही देख रही होती है। मैं अपनी मामा को सजेस्ट करती हूँ कि आप ये वाला ड्रामा देख लें, फिर वो देखते हैं, उन्हें पसंद आता है वाकई। वो एक ये भी फैक्टर है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे माशरे में जो भी बुराई हो रही है ठीक है वो होती रहे, हमें क्या, हमें अपनी 2 टाइम का खाना खाना है, जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, इस दुनिया में आना है। बहुत ज़्यादा मटेरियल की दौड़ है और महंगाई का भी इसमें फैक्टर है, और इंसान की जो ज़रूरियात है ना वो बेसिक जो नहीं होनी चाहिए वो भी बेसिक में अब काउंट होने लग गई हैं। तो उनको पूरा करने की दौड़ में इंसान इतना लगा होता है, फिर एंड पे आके वो कहता है चलो मैं कुछ बस हल्का सा इंटरटेनिंग देख लूँ, मेरी अपनी टेंशन इतनी है, मैं क्या सोशल इश्यूज़ के तरफ भागूँ और उस पर करूँ। तो ये फैक्टर्स हैं इसमें। चलिए अब हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला है आपसे मेरा कि किस तरह देख रही हैं आप शायरी को हमारे माशरे में, कि अब इसका रिवाइवल है या ये कम हो रही है? शायरी जो है उसका सोशल मीडिया के थ्रू रिवाइवल हुआ आज से 3-4 साल पहले। इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी तहज़ीब हाफ़ी का। उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस को, यंग जनरेशन को दोबारा से इंगेज किया पोइट्री की तरफ। इसी तरह बुक रीडिंग का रिवाइवल भी हुआ, चाहे मैं उनके कंटेंट से इख्तलाफ करूं या उनकी क्वालिटी राइटिंग से इख्तलाफ करूं, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि जो निम्रा अहमद, उमैरा अहमद, इनके नावल्स हैं, उन्होंने उन लड़कियों को जो किताब पढ़ती भी नहीं थी उन्हें 1100 सफ़े की किताब पढ़ने की तरफ वो लेके आई हैं, रीडिंग की तरफ लाई हैं। और वहीं से फिर कुछ लड़कियां हैं जो अब आगे और अच्छी किताबें, इंटरनेशनल लिटरेचर को और अच्छी फिक्शन को पढ़ना शुरू क्या नॉवेल्स को आप इंस्पायरिंग समझती हैं कि मोहब्बत को उसमें बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया जाता है? यही इसी चीज़ से मुझे इख्तलाफ है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर देती हैं, और वो पढ़ती भी उस एज की लड़कियां हैं जिनकी अभी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, लड़के तो वो फिर रियलिस्टिक अप्रोच लेकर ज़िंदगी में नहीं चलते और वो बहुत फैंटेसी की ही दुनिया में चलते हैं। और फिर जब उन्हें दुनिया की हकीकतों का सामना करना पड़ता है तो वो मुंह के बाहर गिरते हैं या फिर वो ज़िंदगी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो यही इस तरह के पॉपुलर फिक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे नज़दीक। ओके, थैंक यू सो मच नूर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।